हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी को नमस्कार। आज हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे और उसको समझने से पहले हमको कुछ टॉपिक को समझना पड़ेगा, तो अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें विधायिका होता है। कुछ अंग है जिसको आपको कॉन्स्टिट्यूशन में समझना पड़ता है। विधायिका होता है, कार्यपालिका और एक न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका का विधायिका को लेजिस्लेटिव कहते हैं, कार्यपालिका को एक्सिक्यूटिव कहते हैं और न्यायपालिका को जुडिशियरी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे एमएलए एमपी वगैरह सब जो होता है, चुनाव होता है, लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें जो एमएलए और एमपी जो होता है, ठीक है, ये सब क्या करता है, कार्यपालिका में आता है। इसका चुनाव होता है और उसी में से इसके बाद ही ये सब लोकसभा और विधानसभा में क्या होता है, ये सब का ही चुनाव किस में हो जाता है, मंत्री के रूप में हो जाता है। किसके रूप में हो जाता है, मंत्री के रूप में हो जाता है। अब समझिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो, तो वो क्या है कि एमपी हैं, ठीक है, वो एमपी हैं। एमपी के बावजूद भी वो क्या है, प्रधानमंत्री हैं। तो इसका मतलब ये वो मंत्री हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो है विधायिका में भी आ जाते हैं। किस में आते हैं, विधायिका में आते हैं। लेकिन अगर एमएलए और एमपी है और मतलब उनका मंत्री में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब मंत्री में उनका चुनाव नहीं हुआ है, तो वो विधायिका में नहीं आएंगे, वो कार्यपालिका में आएंगे। और न्यायपालिका में क्या होता है, जैसे जज वगैरह सब होते हैं, क्या होते हैं, जज जो फैसला करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, विधायिका का काम क्या होता है, विधायिका का काम होता है कि मतलब कोई भी कानून बना देना। जैसे कोई रोड बनाना है, ये करना है, वो करना है, जितना भी पोखर को वगैरह हो, तालाब वगैरह जितना भी बनाना होता है, तो विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, कानून बनाना। कोई भी कानून का मतलब कानून बनाने का जो काम होता है, ये विधायिका मंत्री लोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उस कानून बनाने के बाद फिर उसको मतलब रोड पे जो लाएगा, ठीक है ना, वो एमएलए एमपी सब का काम होता है। इसको कार्यपालिका कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। जैसे मान लीजिए कोई रोड बनाने का कानून पास हुआ, ठीक है, कि ऐसा ऐसा रोड बनाना है, तो उसके बाद एमएलए और एमपी क्या करेगा, उसको करेगा, ठीक है, करवाएगा, ठीक है। और उस बीच में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसका जो न्यायपालिका का क्या करेगा, उसको दंड देगा। क्या करेगा, दंड देगा, ठीक है। तो विधायिका क्या होती है, मंत्री, और मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये सब जितना भी मंत्री है ना, सब मुख्यमंत्री वगैरह सब विधायिका में आते हैं। कार्यपालिका में एमएलए एमपी सब, एक लोकसभा एक विधानसभा, और न्यायपालिका में जज वगैरह सब आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ टॉपिक है, पंचायत चुनाव को एक्चुअली समझना है, तो उससे समझ, क्योंकि अभी बिहार में पंचायत चुनाव भी हो रहा है। तो जैसे एक आता है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है, और एक है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। तो ये संविधान का जो भाग होता है, संविधान के भाग 1 में जैसे देश के बारे में बताया गया है, देश राज्यों का संघ है, ऐसा कुछ है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में है, इसमें नागरिकता के बारे में है। और भाग 3 में जो है क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार, मौलिक फंडामेंटल राइट्स। और भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। तो पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, मौलिक कर्तव्य नहीं, नीति निर्देशक तत्व समझेंगे, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। देखिए मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार मतलब क्या कि कोई जो अधिकार आपको मिला है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार, हम कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस कुछ भी बोल सकता है, किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है, तो ये बोलने की स्वतंत्रता उसको संविधान दिया है, कोई भी छीन नहीं सकता है उसको। तो ऐसा एक राइट, एक ऐसा अधिकार जो कि आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है, कोई भी नहीं छीन सकता है, ऐसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व में, नीति निर्देशक तत्व भी एक प्रकार का अधिकार ही है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय देश में इतना सुविधा नहीं था, इतना पैसा नहीं था कि कुछ चीज़ को रखा गया कि ये सब तो अभी हम मौलिक अधिकार में दे देते हैं, आपको तत्काल मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा चीज़ था जो कि हमको बाद में देना था, क्योंकि हम देना चाह रहे हैं लेकिन मेरे पास उतना चीज़ है नहीं कि हम दे पाएंगे आपको। तो इसको नीति निर्देशक तत्व में दिया गया कि हम बाद में आपको देंगे।
अगर मान लीजिए बाद में फिर भी कोई देने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम वो चीज़ आपसे छीन भी सकते हैं, और ये आप कहीं भी जाके कुछ भी नहीं, केस वगैरह नहीं कर सकते हैं, अदालत में नहीं जा सकते हैं। तो ये जो है अदालत में अगर आपसे कोई छीन सकता है, छीन लिया, मौलिक अधिकार आपसे छीन लिया, तो आप अदालत में जाइए, आपके मतलब आपका सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में ऐसे ऐसे चीज़ को रखा गया है, अगर मान लीजिए आपसे वो छीन लिया भी जाता है, तो आप सरकार अगर छीनता है तो ये मतलब आप अदालत में जाके कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सबको धार्मिक रूप से स्वतंत्रता दिया है कि आप कोई भी धर्म अपनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप कोई रोक टोक नहीं कर सकता इस देश में, ठीक है। शिक्षा संबंधी अधिकार है कि आप कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो सब बात का बात है, हम समझाएंगे। और नीति निर्देशक तत्व में जैसे मान लीजिए कि जैसे अभी सरकार क्या करता है, कोई स्टेट जैसे चावल गेहूं वगैरह सब देता है, तो कोई राज्य कहता है कि नहीं, हमको नहीं देना है अभी। जैसे पेंशन होता है, वृद्धा पेंशन होता है, तो कोई राज्य वृद्धा पेंशन देता है, कोई राज्य कहेगा कि नहीं, हम दे रहे थे, अभी घटा देंगे, कुछ पैसा कम कर देगा। तो ऐसा नहीं कि आप अदालत में जाके कह देंगे कि नहीं, अब हमको देना है, जरूरी मतलब देना है हमको। तो वो नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है ऐसे चीज़ को, ठीक है। तो लेकिन जब मौलिक अधिकार को किया गया था तो उस समय अनुच्छेद 40 में, मतलब ये मौलिक अधिकार जो है ये 36 से 12 से 35 में है, 12 से 35 में है, ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 में है। और नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 के बीच में आता है, 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्व। इसमें बहुत ऐसा चीज़ है जो कि नीति निर्देशक तत्व है। जब देश आज़ाद हुआ था, मिला जुला कितना समझिए कि जब देश आज़ाद हुआ था तो हम देना चाह रहे हैं आपको, लेकिन उतना चीज़ मेरे पास है नहीं कि हम दे पाएंगे। जब मेरे पास कुछ ऐसा हो जाएगा तो हम दे देंगे, लेकिन अगर मेरे पास कहीं फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम वो ले भी सकते हैं। ये आप अदालत में जाके नहीं कह सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार आपको एक बार अगर दे दिया तो कोई भी छीन नहीं सकता है, ठीक है, कोई भी नहीं छीन सकता है। इसको कहते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। तो मौलिक अधिकार में 36 से 51 के बीच में ही अनुच्छेद 40, जिसको आर्टिकल 40 कहते हैं, उसी में ग्राम पंचायत का उल्लेख है, ग्राम पंचायत का, ठीक है। इसी को हमको समझना है। आज मेरा मेन टॉपिक ग्राम पंचायत है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत को अगर तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर नीति निर्देशक तत्व में है तो कोई राज्य चाहे तो ग्राम पंचायत रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है, उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। और मौलिक अधिकार में क्या होगा, बाध्य किया जाएगा। अगर आपका मतलब आपसे कोई मौलिक अधिकार छीनता है तो न्यायपालिका, जो भी हम आपको बताएं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका उस पर कार्रवाई करेगा, दंडित करेगा, ठीक है। लेकिन ग्राम पंचायत नीति निर्देशक तत्व में रखने का मतलब ये है कि कोई भी राज्य, कोई भी देश, मतलब कोई भी राज्य अगर चाहे तो ग्राम पंचायत को लागू कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 40 का मतलब ये हुआ। अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो ग्राम पंचायत है किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत, ठीक है। और ये ग्राम पंचायत किस भाग में है, तो भाग 4 में है। भाग 4 में क्या आता है आपका, 36 से 51 के बीच में है नीति निर्देशक तत्व, उसमें से ये 40 नंबर पे आता है ग्राम पंचायत, ठीक है। यही था। अब ग्राम पंचायत को लेके क्या हुआ, दो बड़े नेता उस समय के जो सबसे बहुत बड़े मतलब बड़े नेता थे, जैसे एक महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर। इनके बीच क्या हुआ, देखिए, महात्मा गांधी चाह रहे थे, एक्चुअली क्या होता है कि 1800 पहले का जो समय था, पहले 1882 में आते हैं, 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने क्या किया, स्थानीय स्वशासन लाया था। अब ये स्थानीय स्वशासन क्या है, जैसे देखिए, आपके गांव में कोई गली खराब है, ठीक है, कोई गली का कुछ रास्ता खराब है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ये बात प्रधानमंत्री को कैसे पता चलेगा, कैसे प्रधानमंत्री वहाँ पे आके ठीक ठाक करेगा। तो ये काम आप या मुख्यमंत्री को कैसे पता चलेगा, कोई बड़ा काम अगर ऐसा कुछ है तो वो प्रधानमंत्री करेगा, उससे थोड़ा सा छोटा काम है तो मुख्यमंत्री करेगा। लेकिन गांव में क्या प्रॉब्लम है, नाला नाली तालाब, ये सौंदर्यीकरण, जो भी चीज़ अगर प्रॉब्लम होता है तो उसका देखभाल या उसको फिर क्रियान्वयन कौन करेगा,
तो इसका काम तो कौन करेगा, कोई लोकल आदमी ही कर सकता है, क्योंकि उसको तो पता भी नहीं चलेगा कि गांव में क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए लॉर्ड रिपन ने सोचा कि यहाँ पे स्थानीय स्वशासन मतलब स्थानीय लोकल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट अपना शासन होगा, कोई स्थानीय लोग का शासन होगा, उसी के बीच में से कोई एक नेता को चुन लिया जाएगा और उस गांव में कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो वो डील करेगा। और ये बात और उसमें से जो नेता होगा उसका पहुंच धीरे धीरे कहाँ तक हो जाएगा, कोई मंत्री वगैरह से हो जाएगा और उससे मतलब सब कुछ आ जाएगा धीरे धीरे। तो देखिए 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने क्या किया, स्थानीय स्वशासन। तो अगर पूछेगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, पिता किसे कहते हैं, बाप किसको कहते हैं, तो लॉर्ड रिपन को कहते हैं। ये कब चालू किया था, 1882 ईस्वी में। ठीक है, ये मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है, मैग्ना कार्टा सब। तो उसके बाद क्या हुआ, तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर में ये बहस हो गया। महात्मा गांधी चाह रहे थे कि गांव तक मतलब पूरा गांव, अगर देश को विकास करना है और ये भारत गांव का देश है, ठीक है, गांव का देश है, किसानों का देश है, तो हर छोटे समुदाय, छोटे तबके के लोग तक भी मतलब विकास करे, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो बात होगा, प्रधानमंत्री का जो पहुंच होगा तक पहुंच कोई छोटा आदमी तक नहीं रख सकता है, इजीली पहुंचना संभव नहीं है। तो वो छोटा आदमी ही कैसे पहुंचेगा, तो बोला कि इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राम पंचायत लोकल गवर्नमेंट से वो बातचीत करेगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो लोकल गवर्नमेंट को कहेगा, तो उससे धीरे धीरे उससे बड़ा कोई लेवल पे रहेगा तो उसके थ्रू बात वहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन भीमराव अंबेडकर कह रहे थे नहीं, ग्राम पंचायत जो है ये लूट का अड्डा है, यहाँ पे लूट लेगा, यहाँ पे क्या होगा, लूटा जाएगा। ठीक है, सब क्या करेगा, पैसा को ये कर लेगा। तो ये दोनों में बहस हो गया। ये कह रहे थे कि ग्राम पंचायत सही है, ग्राम पंचायत सही है, और भीमराव अंबेडकर कह रहे थे ग्राम पंचायत गलत है, इसके विरुद्ध में थे, और ये नहीं चाह रहे थे। तो ये दोनों में जब बहस हो गया तो सबसे बुद्धिमान आदमी को बुलाया गया। उस बीच हम लोग के बीच में सबसे बुद्धिमान आदमी के रूप में जो थे, बिहार से ही थे वो, और भारत के पहले राष्ट्रपति प्राप्त करने का वो गौरव प्राप्त करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनको बुलाया गया कि क्या किया जाए, आप कुछ सुझाव दीजिए। तो राजेंद्र प्रसाद ने बोला कि ग्राम पंचायत जो है, आप कह रहे हैं कि होगा, ये कह रहे हैं कि नहीं होगा, तो एक काम कीजिए, अगर ग्राम पंचायत को आप मौलिक अधिकार में कहीं भी नहीं रखिए, कोई अनुच्छेद में मत रखिए, आप नीति निर्देशक तत्व में डाल दीजिए। अगर कोई राज्य चाहेगा कि हमको ग्राम पंचायत चाहिए तो ग्राम पंचायत लागू कर लेगा। कोई राज्य को अच्छा नहीं लगेगा, अगर आपसे प्रेरित होगा, कोई महात्मा गांधी को पसंद करेगा तो वो ग्राम पंचायत चालू कर लेगा, और कोई भीमराव अंबेडकर को पसंद करेगा तो वो ग्राम पंचायत लागू नहीं करेगा। ठीक है, तो बोला हाँ सही बात है। तो फिर यही वजह है कि ग्राम पंचायत को किस में डाल दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया था उस समय। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि ग्राम पंचायत के फेवर में कौन थे, महात्मा गांधी, इसके विरुद्ध में कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्राम पंचायत होगा, तो सबसे पहले 1952 ईस्वी में, तो सबसे पहले जो थे अंतरिम सरकार, जब देश आज़ाद हो गया तो उस समय तो चुनाव हुआ नहीं था, तो उस समय टेम्प्रोरी गवर्नमेंट बने थे, तो उस सरकार को कहते हैं अंतरिम सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है, तो उस समय जो फिर उसके बाद चुनाव 1951 में हुआ, आम चुनाव 52 में, तो उसके बाद वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसके तहत उनको ये करना था कि हर गांव को विकास करना था, हर गांव को क्या करना था, विकास करना था। ठीक है, तो देखा उनको अच्छा लगा कि मतलब अच्छा हो रहा है गांव में, तो विकास, शहर तो विकास कर ही रहा है लेकिन गांव भी धीरे धीरे विकास हो रहा है। तो उसके बाद सबसे पहले 1957 में एक कमेटी बनाए, उस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, इन्होंने बनाया और इनको ये काम सौंपा कि तुम लोग जाओ घूम घूम के पता करो कि गांव में क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्या प्रॉब्लम है और क्या करना चाहिए, ये रिपोर्ट हमको लागू कर बताओ हमको कि इसमें क्या सुझाव करना है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने बोला कि भारत में इतना गांव है,
ये आसानी से तुरंत नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया, 1959 में एक रिपोर्ट दिया, 1959 में एक रिपोर्ट दिया, और उस रिपोर्ट के तहत उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया जाए। क्या किया जाए? त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया जाए। इससे क्या होगा कि छोटे से छोटे लोग तक सरकार का जो मतलब काम है, योजना है, वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। प्रधानमंत्री का कोई भी बात छोटे से छोटे लोग तक को पहुँच जाएगा, और छोटा से छोटा लोग को जो भी प्रॉब्लम होगा वो प्रधानमंत्री तक पहुँच जाएगा। ऐसा था उन लोग का वो। तो त्रिस्तरीय पंचायत क्या होता है? 1959 में उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट जारी किया, त्रिस्तरीय पंचायत आप लागू कर दीजिए। लेकिन 1959 में इन्होंने लागू नहीं किया। 1959 में जब ये मार्च में रिपोर्ट जारी किया तो कुछ समय ये रुके, ठीक है, 6 महीना के आसपास रुके, और 2 अक्टूबर 1959 को, अब ये डेट क्यों चुना गया आप लोग को पता होगा ही, क्योंकि ये हम लोग ग्राम पंचायत को लागू करने जा रहे हैं, और ग्राम पंचायत के सपोर्ट में जो थे महात्मा गांधी थे। इसलिए 2 अक्टूबर 1959 को उनके जन्मदिन के दिन ही क्या किया गया, इनको लागू किया गया ग्राम पंचायत को। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत को लागू किया गया राजस्थान के नागौर ज़िला में। कहाँ ज़िला किया गया? नागौर ज़िला में। तो ग्राम पंचायत लागू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य अगर कोई है तो वो राजस्थान है। राजस्थान में कौन सा ज़िला? नागौर ज़िला। कौन ज़िला? नागौर ज़िला। यहाँ मेथी जो होता है, मेथी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। किस समिति के सिफारिश पर? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर किया गया। बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है? त्रिस्तरीय पंचायत का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही ये रिपोर्ट दिया था। इन्हीं के नेतृत्व में एक कमेटी बनाया, जिस कमेटी का नाम हो गया बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। इन्होंने, तो त्रिस्तरीय पंचायत का जनक किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को। कौन सी कमेटी या कौन सी समिति के सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायत को लागू किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे त्रिस्तरीय पंचायत को क्या किया गया? लागू किया गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी बीच क्या होता है, 20 साल तो अब देखिए यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत अभी हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब ये कांग्रेस का सरकार चल रहा था, बहुत ज़्यादा दबदबा था, चारों तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस था। लेकिन अचानक क्या होता है, भारतीय राजनीति में अचानक भूचाल आ जाता है। क्या आ जाता है? अचानक भूचाल आ जाता है। और 20 साल के बाद, मतलब 1957, 1977, 20 साल के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, मतलब कांग्रेस से हट के सरकार बनती है। अब वो पार्टी होता है जनता पार्टी। कौन सा सरकार बनता है? जनता पार्टी, ठीक है। जनता पार्टी का सरकार बनता है, और उस समय प्रधानमंत्री का जो सिलेक्शन होता है, चुनाव जो होता है, उस समय मोरारजी देसाई बनते हैं। कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई। और जब मोरारजी देसाई बनाते हैं, उन्होंने फिर ये काम, एक कमेटी बनाया, और अशोक मेहता समिति को ये दिया कि आप लोग बताइए कि ये त्रिस्तरीय पंचायत सही है या फिर इसके जगह पे कुछ और करना चाहिए। तो अशोक मेहता समिति ने फिर जो रिपोर्ट दिया, तो उसमें बताया कि द्विस्तरीय पंचायत लागू कर दीजिए। कौन सा लागू कर दीजिए? द्विस्तरीय पंचायत, ठीक है। कौन सा पंचायत? द्विस्तरीय पंचायत। तो देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश किसने किया? अशोक मेहता समिति ने। इसमें जो सरकार था वो गैर कांग्रेसी सरकार था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, अचानक इंदिरा गांधी सरकार बनती है, इंदिरा गांधी की सरकार बनती है, और उन्होंने वो कहते हैं कि ये द्विस्तरीय पंचायत सही नहीं है। बाद में फिर वो त्रिस्तरीय पंचायत को ही लागू कर दिए। अब समझते हैं हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत क्या होता है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो 1959 में बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया? एक रिपोर्ट दिया। बलवंत राय मेहता समिति कौन से पंचायत का किया? त्रिस्तरीय पंचायत। अब देखिए क्या होता है।
त्रिस्तरीय पंचायत में क्या होता है, इन्होंने जो रिपोर्ट दिया, बोला एक जो होगा गांव लेवल का होगा, एक क्या होगा गांव लेवल का होगा, जो पंचायत लेवल का होगा, ठीक है। एक जो होगा प्रखंड ब्लॉक लेवल का होगा, प्रखंड ब्लॉक लेवल का होगा, और एक जो होगा जिला लेवल का होगा, एक क्या होगा जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा, ठीक है। तो ये पंचायत जो लेवल का होगा, इसी पंचायत लेवल में कौन आ जाएगा, मुखिया, कौन आ जाएगा, मुखिया, ठीक है। कहीं कहीं मुखिया नहीं प्रधान होते हैं, प्रधान। और प्रखंड लेवल पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, और जिला लेवल पे आ जाएगा जिला परिषद, कौन आ जाएगा, जिला परिषद। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, बोला गांव में कहीं कोई प्रॉब्लम होगा, गांव में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो वो क्या किसको कहेगा, मुखिया को कहेगा। किसी भी आदमी को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो मुखिया को बोलेगा, और मुखिया ये बात कहाँ तक पहुँचाएगा, ब्लॉक लेवल तक पंचायत समिति को पहुँचाएगा, और वही बात पंचायत समिति कहाँ तक लेके चला जाएगा, जिला परिषद को लेके चला जाएगा, और जिला परिषद डायरेक्ट किसको जाके कह देगा, मुख्यमंत्री को कह देगा। किसको जाके कह देगा, मुख्यमंत्री को कह देगा। तो इसका मतलब गाँव का बात कहाँ तक पहुँच गया, मुख्यमंत्री तक पहुँच गया, ठीक है। ये था त्रिस्तरीय पंचायत। ये क्या था, त्रिस्तरीय पंचायत। तो मुखिया, प्रधान, पंचायत समिति, जिला परिषद। लेकिन जब अशोक मेहता समिति 1977 में जब रिपोर्ट दिए द्विस्तरीय पंचायत में, तो उन्होंने क्या किया, ये प्रखंड जो था, प्रखंड लेवल ब्लॉक लेवल का पंचायत समिति को हटा दिया। बोला ये बेवजह है, इसका कोई काम नहीं है। तो मेन है यहाँ पे पंचायत लेवल जो था उसको मंडल पंचायत बोला गया, और जिला परिषद को जिला परिषद, मतलब ब्लॉक को हटा दिया। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम ये हो गया कि हम लोग देखते भी होंगे कि जितना भी काम मैक्सिमम से मैक्सिमम काम होता है वो ब्लॉक में होता है। आपको आधार कार्ड बनाना हो, रेसिडेंशियल आवासीय बनाना हो, या फिर कुछ भी करना हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम कहाँ पड़ता है, ब्लॉक में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, ब्लॉक में पड़ता है, ठीक है। और तो बाद में जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो ये त्रिस्तरीय पंचायत फिर से इसको ब्लॉक को जोड़ दिया गया। तो त्रिस्तरीय पंचायत अभी भी चल रहा है। तो गाँव में लेवल में होता है मुखिया, प्रधान, अब प्रखंड लेवल में आ जाता है पंचायत समिति, या जिला लेवल पे क्या आ जाता है, जिला परिषद। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई पंचायत है, ये आपका क्या है, कोई पंचायत है, ठीक है। ये पंचायत है। अब इस पंचायत में क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, गांव होता है। क्या होता है, अलग अलग गांव होता है। ये गांव है A B C D E F, ठीक है। अब देखिए, मुखिया बनने के लिए आपको सबसे पहले तो जितना भी ये बताए, इसका जितना भी था सदस्य बनने के लिए, पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 साल उम्र होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 21 साल होना चाहिए। तो अगर मुखिया चाहे, जैसे इस गांव का अगर कोई आदमी है तो मुखिया इस पंचायत का पूरा लड़ सकता है, पूरे पंचायत का, कोई भी गांव का है लेकिन अपने पंचायत में वो कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। अब यहाँ बात रहा कि ये मुखिया है, कोई भी यहाँ से मुखिया खड़ा हुआ, यहाँ से मुखिया, यहाँ से मुखिया, यहाँ से 2 मुखिया, यहाँ का मुखिया का मतलब चुनाव ये मुखिया जीत जाते हैं मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, जीत गए। और इसी बीच में क्या होता है, यहाँ पे वार्ड होता है, अलग अलग जगह क्या होता है, वार्ड होता है। ये वार्ड है, ठीक है, वार्ड है, ये सब ये वार्ड है, ठीक है। तो मुखिया के अंदर में जो होता है वार्ड होता है, ये अलग अलग वार्ड है, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, इस तरह करके होता है। तो मुखिया, अब यहाँ पे देखिए गांव लेवल पे अगर चलते हैं हम लोग तो समझते, जो हम आपको शुरू में बताए थे कि कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका, ठीक है। पंचायत लेवल में विधायिका नहीं होती है, क्यों, क्योंकि विधायिका मतलब होता है कानून बनाना, और पंचायत में कानून कोई नहीं, कानून बनाने का काम मंत्री लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ न्यायपालिका, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में कौन, मुखिया, और मुखिया के नीचे वार्ड, और न्यायपालिका में सरपंच, और उसके नीचे में पंच, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपका कुछ चोरी हो गया, ठीक है,
घर में कुछ चोरी हो गया, कोई क्या बोलते हैं बकरी चोरी करके लेके चला गया, तो आप किसको जाके कहिएगा? सुप्रीम कोर्ट को तो जाना नहीं है, आपको पंच को कहिएगा। पंच अगर संभाल पाया तो संभाल पाया, नहीं तो सरपंच को कहिएगा, वो लोग फैसला करेगा। ठीक है, तो न्याय गाँव लेवल में, पंचायत लेवल में अगर फैसला का कोई काम करता है तो न्यायपालिका के रूप में कौन करता है? सरपंच करता है। कौन करता है? सरपंच करता है। और ये वार्ड हो गया। अब देखिए, गांव में आपको कोई भी काम वगैरह सब कराना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? वार्ड के पास जाना पड़ेगा, फिर मुखिया के पास जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, जैसे ये गांव है, ठीक है, अलग अलग, ये क्या है? वार्ड है। ये वार्ड है, ये क्या है? वार्ड है। ठीक है, ये वार्ड हो गया। अब देखिए, अगर आपको यहाँ का वार्ड बनना है तो ये ज़रूरी है कि आप इसी वार्ड में आप सदस्य हो, मतलब इसके आप सदस्य हैं तभी आप इस वार्ड में खड़े हो सकते हैं। जैसे वार्ड नंबर आपको 10 में खड़ा होना है तो वार्ड नंबर 10 में आपका घर होना चाहिए। ठीक है, वार्ड नंबर 10 में आपका घर होना चाहिए और उसमें आपका नामांकन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम दूसरे वार्ड में आते हैं और तीसरे वार्ड में जाके खड़े हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो जिस वार्ड में आपको खड़ा होना है उसी वार्ड में आप आते हो रहे हैं, तो इसके ये ज़रूरी है। अब जैसे देखिए, ये वार्ड अलग है, 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 और इस सब का पूरा यहाँ पे एक मुखिया है। यहाँ पे क्या है? मुखिया है। ठीक है, मुखिया। अब जैसे मान लेते हैं, जैसे कुछ कुआं को साफ़ करना है, कुआं को साफ़ करना है, या कुछ ज़रूरी है, कुछ चापाकल लगाना है, लाइट लगाना है। ठीक है, मंदिर वगैरह है, मस्जिद वगैरह है, तो आपको क्या लगाना है? लाइट लगाना है। तो ये वार्ड वाला बोला कि यहाँ पे हमको ना 2 लाइट चाहिए। कितना चाहिए? यहाँ 2 लाइट चाहिए। ये बोला हमको 3 लाइट चाहिए। ये बोला हमको 4 लाइट चाहिए। ये बोला हमको 1 लाइट चाहिए। ये बोला हमको 2 लाइट चाहिए। ये बोला हमको 1 को लाइट नहीं चाहिए, हम अंधेरे में रह जाएंगे, इसको 0 लाइट चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो 2 3 5 4 9 1 10 2 12, इसको कितना लाइट चाहिए? 12 लाइट चाहिए। ठीक है, ये 12 लाइट का लिस्ट किसके पास चला जाएगा? मुखिया के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा? मुखिया के पास चला जाएगा। मुखिया वो लिस्ट लेके कहाँ चला जाएगा? पंचायत समिति के पास चला जाएगा। ब्लॉक लेवल पे कहाँ चला जाएगा? पंचायत समिति के पास चला जाएगा। और पंचायत समिति वो लिस्ट लेके कहाँ चला जाएगा? जिला परिषद चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? जिला परिषद। और जिला परिषद वही लिस्ट लेके कहाँ चला जाएगा? मुख्यमंत्री के पास चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? मुख्यमंत्री के पास। तो मुख्यमंत्री वो दे देगा कि 12 स्ट्रीट लाइट का आपको चलिए पैसा देते हैं या फिर कुछ फंड देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो यहाँ से धीरे आते आते आते, अलग बात है कि आपके गांव में तक 2 लाइट पहुँचेगा। ठीक है, 2 लाइट पहुँचेगा, तो ये लाइट लग जाएगा। ठीक है, तो अब मान लेते हैं, अब यहाँ समझना है कि यहाँ पे कहीं मान लेते हैं कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रोड में पानी पूरा कचरा जमा हो रहा है। तो बहुत आदमी क्या होता है ना, मुखिया को गाली देने लगता है, मुखिया के बारे में कुछ से कुछ बोलने लगता है। अच्छा ये बताइए, ये रिपोर्ट कौन बताएगा मुखिया को? चलिए ठीक है, मुखिया यहाँ तक देखते भी हैं या देखता भी है, कुछ भी होता है, लेकिन इसका मेन काम किसका है? इस वार्ड का। आपके अंदर में ये वार्ड है, इस वार्ड को आप जिताए हैं, तो ये वार्ड जाके मुखिया को कहेगा। ठीक है, इसका मतलब आप वो वार्ड काम अच्छे से नहीं किया है। ठीक है, अब गांव, ये पंचायत लेवल पर त्रिस्तरीय पंचायत जो है, इतना बड़ा गांव मान लीजिए कोई है, जैसे कोई प्रधानमंत्री है, तो गांव में प्रधानमंत्री तो मान लीजिए फंड जारी किया, लेकिन अगर वो आपके पंचायत लेवल में नहीं हो रहा है तो इसका मतलब पंचायत लेवल में कुछ ना कुछ घोटाला है। तो आपके गाँव लेवल में मान लीजिए कोई काम नहीं हो रहा है तो आप उस वार्ड को देखिए कि वार्ड सही से काम नहीं कर रहा है, उसको जाके बोलिए, वो जाके मुखिया को बोलेगा। अब डायरेक्टेड दोष पूरा दे देंगे मुखिया को तो फिर ये गलत बात है। ठीक है, ये सब बात होता है। तो अभी बलवंत राय मेहता समिति, तो उसके बाद ये सब तो हो ही गया, लेकिन उसके बाद आता है एक PVK समिति, PVK राय समिति। इन्होंने बोला कि देखिए, ये संविधान जो है 36 से 41 में ये लोग कह रहा है कि कोई भी राज्य करेगा, कोई भी राज्य नहीं करेगा। तो इन्होंने एक सिफारिश किया। क्या सिफारिश किया? कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ संशोधन किया जाए, और ये अनुच्छेद जो 40 में है, इसको 40 में तो रहने दीजिए, लेकिन इसको कुछ ऐसा कीजिए कि पूरा राज्य को कंपलसरी करना पड़े। इसका मतलब संशोधन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ऐसा जगह देना पड़ेगा कि आपको लागू करना पड़ेगा। जब तक 40 में रहेगा, कोई राज्य सोचेगा करें, कोई राज्य सोचेगा नहीं करें, तो उसको आप कोई कह भी नहीं सकता है। तो PVK राय समिति के सिफारिश पर
पीवीके राय समिति के सिफारिश पे इस ग्राम पंचायत को पूरे भारत में लागू करवा दिया गया संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा। और ये संविधान संशोधन 73वां था, 73वां संविधान संशोधन 1993 में पीवीके राय समिति ने रिपोर्ट दिया कि और बोला, सिफारिश किया संविधान संशोधन कि ये जो ग्राम पंचायत है इसको पूरा लागू कर दीजिए, ठीक है। तो और 1993 में क्या हो गया, इसको लागू कर दिया गया, अनुच्छेद आर्टिकल इसको 243 में जोड़ दिया गया, क से लेकर 9 तक। अब ये क ख ग क्या है, अगर आप कहीं भी संविधान में क ख ग अनुच्छेद में देखते हैं, ABCD देखते हैं, तो समझिए उसको बाद में जोड़ा गया है, उसको क्या किया गया है, बाद में जोड़ा गया है। तो 243 में क्या किया गया, क से 9 तक में संविधान अनुच्छेद 243 में जोड़ा गया। इसको पूछा गया कौन सा भाग में है, ठीक है, कौन से अनुसूची में है, तो भाग 9 में है, अनुसूची 11 में है। ये अनुसूची वगैरह सब हम बता चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा पॉलिटिकल में, फिर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो भाग 9 में है, अनुच्छेद 11 में है। अब यहाँ पे इसको जल्दी से देख लेते हैं। BA पास याद रखिएगा, BA पास, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीवीके राय समिति, और एक था सिंधवी समिति। कौन था, सिंधवी समिति। इस सब का संबंध जो है किससे है, ग्राम पंचायत से, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप लोग 1-2 बार देखिएगा तो पूरा पंचायत समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अच्छे से रहिएगा, बढ़िया से रहिएगा, खाते पीते रहिएगा, माँ बाप का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान, सैनिकों का सम्मान करते रहिएगा, और अपने देश के प्रति रखिएगा, ठीक है। अच्छे से रहिए, ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।